नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। और इसकी प्रीवियस दो क्लासेस में हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है, दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है। अब अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट इज मेजरमेंट। अगर फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हर किसी चीज को हम नापने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हर वो चीज जिसको हम नाप सकते हैं फिजिक्स के अंतर्गत रख सकते हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फुल्ली मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या होगा, तो हमको ये देखना है कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा पाता है। इसके बारे में सन 1885 में, ठीक है, 1885 में कुलॉम्ब्स आए थे और कुलॉम्ब्स ने क्या हुआ था, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ तथ्य निकाले थे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब भी वीडियोस देख रहे हो, आप अपने लेक्चर्स को मतलब अरेंज कर रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है, या अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, तो आपको बहुत जरूरी होगा कि आप अपने साथ में पेन कॉपी लेकर एक रिटन नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जैसे आपके नोट्स अच्छे बनते जाएंगे, साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। चलिए बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात अगर हम देखेंगे कुलॉम्ब्स लॉ, तो कुलॉम्ब्स लॉ होता क्या है, लेकिन उन्होंने कहां से लाए। तो देखिए क्या होता है कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स के क्या होता है कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास में एक मटेरियल होता है, तो मटेरियल के पास दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज होती है मास और दूसरी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो मास मतलब एक ही मैटर के पास, जैसे ये एक ही मैटर है तो इसके पास एक प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके मास की, और एक दूसरी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। वो इलेक्ट्रिक चार्ज हम जनरेट कैसे करते हैं वो हम सीख चुके हैं, उसको डिस्ट्रॉयड कैसे करते हैं वो मैं आपको पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। अब तो इसने क्या किया, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी, मतलब इसके पास क्या है कि ये एक मटेरियल है, तो मटेरियल के पास मास है, और मास की वजह से क्या आता है, तो मास की वजह से ये एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर सकता है दूसरे मास पार्टिकल के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं, जिस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम लोगों को बताया था। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो बताया था, उन्होंने हमें क्या बताया था कि Fg यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज क्या था, तो वो था प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का क्या था, प्रोडक्ट था। साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज गलत हो गई, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सॉरी, क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडीज एंड ग्रेविटेशन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों बॉडीज के बीच के जो डिस्टेंस थी। फिर इन दोनों फोर्सेस को हमने कंपाइल करते थे, तो यहाँ पर हमारे सामने एक कांस्टेंट आता था जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आते थे, और दैट कांस्टेंट है जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में क्या था कि ग्रेविटेशन लॉ हमने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी कर चुके थे। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि एक ही मटेरियल है, अब एक ही मटेरियल के दो प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टीज कौन सी थी, तो एक प्रॉपर्टी थी मास, और दूसरी प्रॉपर्टीज कौन सी, तो दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। यानी मास एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, लेकिन है तो किसकी, एक ही मैटर की है, ठीक है, यानी एक ही पदार्थ की प्रॉपर्टी है। अब जब एक ही पदार्थ के ये गुण हैं, तो कुलॉम्ब्स लॉ ने, मतलब कुलॉम्ब्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या करा, न्यूटन के ही इसी फॉर्मूले को बेस बनाया। अब न्यूटन के इसी फॉर्मूले को बेस बनाया तो उन्होंने क्या बोला, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्योंकि चार्जेस की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने सबसे पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोला, तो यहां पर न्यूटन ने किसकी प्रॉपर्टी, तो मास की प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है, कि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना था। तो यहीं पर कुलॉम्ब्स ने इलेक्ट्रिक चार्ज को लिया कि दो अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ, मतलब उनके दोनों के इलेक्ट्रिक चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होना चाहिए था,
ठीक है, याद रखना यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ हमको ये बताएगा कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन। ठीक है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड ले लिए, साथ ही साथ में उन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल वही जो कूलम्ब्स ने न्यूटन बाबा ने हमको बोल के गए थे कि उसी तरह से इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहां से इन्होंने फिर यहां पर जब इन दोनों को उन्होंने कंबाइन किया तो कंपाइल करने के बाद उनको क्या पता चला कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब यहां पर जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहां पर C इज अ कूलम्ब्स कांस्टेंट, C यहां पर क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। तो यहां तक उन्होंने अपना एक फॉर्मूला एक डिराइव करा विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, यानी ग्रेविटेशन के फॉर्मूले के आधार पर उन्होंने क्या करा, अपने एक फॉर्मूले का निर्माण किया सबसे स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से। अब यहां पर तो निर्माण कर लिया, लेकिन ये जी इन दोनों के बीच में कुछ एक डिफरेंस था फोर्सेस के, मतलब इसको हमने नाप के देखा तो एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो रही थी दोनों फोर्सेस के बीच में। तो यहां पर दोनों इन चीजों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्या क्रिएट हो रही थी कि जब ग्रेविटेशन फोर्स को हम देखते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर क्या होता है, किसी मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम का कैसे नहीं फर्क पड़ता, जैसे कि आप समझिए कि जैसे अगर मेरा वेट यहाँ पर क्या है कि अर्थ पे अगर मैं नापता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड पे अगर मैं नापता हूँ तो 50 kg आता है। अब 50 kg आता है, अब मैं यही अपना वजन फर्स्ट फ्लोर पे नाप रहा हूँ, तो अर्थ और मेरे बीच में एक मीडियम आ गया, और वो मीडियम कौन सी थी, हमारे घर की छत। अब जैसे ही वो छत आ गई तो उस छत की वजह से क्या ग्रेविटेशन फोर्स कम हुआ, तो नहीं हुआ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर अपना वेट मापता हूं तो मेरा वेट 50 kg ही आता है। इसका मतलब क्या था कि ग्रेविटेशन फोर्स बिल्कुल भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स किसके ऊपर, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब मीडियम के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। हाँ, एक बात यहां पर आपको और जानने वाली है कि यहां पर ये जो कूलम्ब्स ने ये जो अपना फॉर्मूला दिया था, या कूलम्ब्स ने अपना जो लॉ बनाया था, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए बताया था। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्यों, पॉइंट चार्ज का यहां पर इसलिए क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई सा चार्ज इस बॉडी के ऊपर अगर हमने चार्ज ले लिया, तो अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज अगर हमने ले लिया, तो यहां पर अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन फोर्स की बात करेंगे तो ये फोर्स अलग लगाएगा, ये अलग लगाएगा, ये अलग लगाएगा, ये अलग लगाएगा। तो बहुत सारे फोर्स, मतलब अलग अलग तरीके के फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो हम जो ये फॉर्मूला इस टाइप के चार्जेस के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। आगे हम देखेंगे कि इसी को हम किसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, अभी पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है सिर्फ एक पॉइंट है, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के ही लिए क्या है कि ये जो फॉर्मूला है अभी काम कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतना कुछ फिनोमेना अभी तक समझ में आया होगा। लेकिन अब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस है। अब ये एक पॉइंट चार्जेस है, ये एक पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहां पर क्या होता है कि ये अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। अब इसको हम क्या है कि ग्रेविटेशन में भी हमने समझा था। ठीक है, तो इसको हमने जैसे ग्रेविटेशन फील्ड बोला था, इसी तरीके से क्या हो रहा है कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक ऐसा फील्ड होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, ये 100 अपने स्ट्रेंथ निकालता है, 100 स्ट्रिंग यहां पर निकाल रहा है, 100 ऐसे लाइंस निकाल रहा है, और वो लाइंस इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। ठीक है, ये लाइंस हमें दिखती नहीं है, लेकिन इसी को ही हमने क्या बोला, मतलब इन्हीं लाइंस की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर आता है। लेकिन अब यहां से इसने 100 लाइंस निकाली। अब 100 लाइंस निकालने के बाद हमने क्या करा, बीच में एक मीडियम रख दिया। ठीक है, एक यहां पर, जैसे आप ये पॉइंट चार्जेस मान लीजिए, ये यहां पर और ये यहां पर।
इसने यहाँ पर 100 लाइंस निकाली। अब 100 लाइंस निकाली और इस तक सिर्फ और सिर्फ कितनी पहुंची, 40 लाइंस पहुंची। अब 40 लाइंस पहुंची तो हमने क्या देखा कि मीडियम ने कितनी लाइन को घटा दिया, कितनी लाइन को कम कर दिया। तो यहां पर इसने कितनी लाइन को कम कर दिया, तो यहां पर इसने 60 लाइंस को कम कर दिया। इतनी बात सभी को समझ में, यानी हमने यहां पर जब हमारे प्रैक्टिकल किए तो यही इन दोनों के बीच में फोर्सेस अलग अलग मीडियम में अलग अलग शो हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो था वो तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक मतलब मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसको हमने एक नया नाम दिया। तो मीडियम की इस कैरेक्टरिस्टिक को नाम दिया हमने परमिटिविटी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देता हूं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ जो है, तो फिर हमने एक डेफिनेशन बनाई। क्या डेफिनेशन बनाई? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यहां पर एक बात जरूर आपको ये लाइन जरूर लिखना, अगर आपने पॉइंट चार्जेस नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। The force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude। यानी वही चीज बोली है, directly proportional to the product of their magnitude, यानी force is directly proportional to magnitude of charges Q1 Q2, ठीक है, and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से समझिएगा। देखिए यहां पर ये 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। अब अगर ये दोनों सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब रिपल्शन का फोर्स आएगा। अगर एक जगह पॉजिटिव हो जाता है, एक जगह नेगेटिव, तो अट्रैक्शन। तो अभी देखिए फोर्स की डायरेक्शन इधर इधर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है, यानी दोनों चार्जेस अभी कैसे होंगे, सिमिलर। तो बस यहीं पर कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात सभी को समझ में आई? फिर जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं या दोनों को कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि Q1 Q2/r²। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो F इज C, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद C आएगा, C इज कूलम्ब कांस्टेंट Q1 Q2/r²। तो दैट इज फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यानी कूलम्ब्स लॉ में जो फॉर्मूला है, जो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आएगा, वो किसके डायरेक्टली मतलब किस फॉर्मूले के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है, ठीक है, कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है, कूलम्ब कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो कूलम्ब कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडियम अगर चेंज होता है तो कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कूलम्ब कांस्टेंट कहीं ना कहीं मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर, मीडियम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को अगर एग्जाम में कूलम्ब्स लॉ आता है, ठीक है बच्चों, तो कूलम्ब्स लॉ अगर आप लोगों को 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको सिर्फ इतना ही वहां पर लिख कर आना है। ठीक है, अब लेकिन इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और आगे जाना है, अगर यही क्वेश्चन, यही कूलम्ब्स लॉ अगर आप लोगों को 5 मार्क्स में आ जाता है या बड़े मार्क्स में आ जाता है, तब आपको इसके आगे और चीज भी लिखना पड़ेगी कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोगों को समझाना भी पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या देखा, तो दिमाग लगाओ, फिर से मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल के थ्रू फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि यहां पर ये 1 पॉइंट चार्जेस है, ये 1 पॉइंट चार्जेस है। इसने यहां से इसके ऊपर 100 स्ट्रिंग्स इधर से इधर निकाली, ठीक है, कितनी 100 स्ट्रिंग्स इसके ऊपर निकाली। अब इस तक यहां पर सिर्फ 100 में से 40 पहुंची। अब इसमें 40 पहुंची तो इसने कितने को एब्जॉर्ब कर लिया, तो 60 को ऑब्जर्व कर लिया। तो याद रखना, तो इसकी परमिटिविटी कितनी है, 40 नहीं है, इसकी परमिटिविटी 60 है।
जितने को ये मीडियम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसकी परमिटिविटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, 60 एब्जॉर्ब करने की और 40 को जाने दे रहा है। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ जो यहां से यहां तक, जो इसने तो अपनी 100 स्ट्रिंग्स निकाली और हर स्ट्रिंग के पास हम एक ताकत मान लेते हैं, तो इसके पास सिर्फ 40 की ताकत पहुंची, 40 की ताकत पहुंची। आई बात सभी को समझ में? अब इसी तरह से मैंने दूसरा मीडियम ले लिया, जैसे ये वाला मीडियम ले लिया इन दोनों के बीच में। अब इसने यहां से यहां तक 100 पहुंचाई, ठीक है। अब 100 पहुंचे और इस तक 10 ही पहुंची, तो इसकी परमिटिविटी कितनी है, तो इसकी परमिटिविटी 10 नहीं है, इसकी परमिटिविटी 90 है। क्यों? इसने कितनी एब्जॉर्ब कर ली, तो इसने 90 स्ट्रिंग्स एब्जॉर्ब कर ली। अच्छा, अब यहां पर यह चीज समझिए, समझने वाली बात है, दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पर थे, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा था कि दोनों के बेसिस पे हमने क्या करा था, मीडियम चेंज करा था। जब ये मीडियम थे तो मीडियम की परमिटिविटी कितनी थी, यहां पर ये चीज समझना, इसकी परमिटिविटी कितनी थी, 60, ठीक है। अभी हाल मैंने बताया इसकी परमिटिविटी 60 थी, जब तो 40 को जाने दे रहा था, तो इसकी परमिटिविटी 60 थी और इसकी परमिटिविटी कितनी है, 90। तो अब ये समझना, इसकी परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कैसा लगा, कम लगा, 10 ही पहुंचा इस तक, इनके बीच में फोर्स कितना लगा, 10, और इसकी परमिटिविटी कम थी तो इसके पास फोर्स कैसा लगा, ज्यादा। मतलब परमिटिविटी और फोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप हमें पता चल रहा है यहां पर, वो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि ये जो परमिटिविटी है, ठीक है, ये मीडियम की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो परमिटिविटी है वो क्या है, तो वो है इस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो जाएगा, अगर मीडियम की परमिटिविटी कम हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? फिर से समझ लीजिए क्या हो रहा है कि मीडियम की अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और आप वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड में करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब एक दो बार उस बात को ध्यान देकर बिल्कुल पढ़िएगा। तो यहां से तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि परमिटिविटी एक मीडियम की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करती है, वेरी कर सकती, कम या ज्यादा कर सकती। तो देख लेते हैं परमिटिविटी क्या है। तो परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। यानी कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि क्या करती है कि उसको चेंज करती है। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ये यहां पर इसको क्या कह रहे हैं, यहां पर तो एक ये नया वर्ड आया है आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और एम मतलब क्या है, तो एप्सिलॉन एम का यहां पर मतलब है जो भी मीडियम हमने लिया होगा उस मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक परमिटिविटी। अच्छा, अब मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारी होती है। अब बहुत सारी कैसी होती है, जैसे मीडियम के पास कलर होता है या मीडियम की डेंसिटी होती है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में ये इसने 100 स्ट्रिंग्स इस यहां से यहां लगाया और यहां पर एयर ले ली हमने। अब यहां पर एयर ले ली बीच में, तो एयर की डेंसिटी हम बढ़ाते गए और फिर फोर्स को देखते गए, तो बढ़ाते गए तो हमने देखा कि जितना शुरुआत में फोर्स था एंड में भी उतना ही फोर्स है। मतलब डेंसिटी से इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने टेम्परेचर बढ़ा के देखा, टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं देखा। हमने पहले किसी मटेरियल के ऊपर रेड कलर किया, फिर किसी मटेरियल के ऊपर येलो कलर किया, फिर व्हाइट कलर किया, फिर देखा कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम ज्यादा हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा था। तो एक ऐसी मीडियम की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वैल्यू को कम करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बोला परमिटिविटी। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो एक चीज तो समझ में आई कि परमिटिविटी और फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब यहीं से हम लोगों को कूलम्ब्स को समझने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिली, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और यहां पर समझिएगा, ठीक है। यहां पर समझिएगा कि ये है एक पॉइंट चार्ज और एक पॉइंट चार्ज यहां मैं बना देता हूं, ठीक है।
अब एक पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज है तो अपनी तरफ से जो स्ट्रिंग्स निकालेगा वो कहाँ निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब दूर। वो तो अपने 3D में सभी दूर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, या वो स्ट्रिंग्स जो 100 स्ट्रिंग्स की बात कर रहा था वो निकालेगा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है और एक इस तरीके से, तो इसने अपनी स्ट्रिंग्स इधर 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 निकाल रहा है। ठीक है, और एक इधर गई। ठीक है, मतलब समझना कि क्या है कि इसने अपनी ढेर सारी स्ट्रिंग्स निकाली, लेकिन चारों तरफ निकाल रहा है, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट कितनी स्ट्रिंग की वजह से हुआ, सिर्फ एक स्ट्रिंग की वजह से। ठीक है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर उस एक स्ट्रिंग की वजह से इफेक्ट जो होगा वो कितना होगा। तो वो कितना होगा, तो एक स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है, एक स्ट्रिंग इफेक्ट दिखा रही है और कितनी निकल रही है, तो वो निकल रही है 4 पाई। अब 4 पाई का मतलब यहां पर समझना कि यहां पर ये जो है वो अपने चारों तरफ, या फिर यहां पर मान लेते हैं, तो यहां पर ये चारों तरफ स्ट्रिंग्स निकाल रही है, एक स्ट्रिंग जा रही है, तो इसके चारों तरफ का पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। और 4 पाई स्ट्रिंग्स निकल रही है और उसमें से कितने स्ट्रिंग से काम कर रही है या कितने की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो 1 की, एक ही स्ट्रिंग की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारे एक फॉर्मूले में क्या आ गया कि 1/4 पाई आ गया। ठीक है, अब 1/4 पाई आ गया, और साथ ही साथ में मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये एप्सिलॉन कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहां पर हमने एक वर्ड लिख लिया मीडियम, और इसी को हमने क्या बोलने लगे, तो ये था कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू। उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यहां पर हमारे सामने कूलाम कांस्टेंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ठीक है, अब एप्सिलॉन एम क्या है, तो वो है परमिटिविटी। तो इस तरीके से अब हमारा जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं m लिख देता हूं क्योंकि मीडियम में फोर्स है, तो c की जगह हम क्या लिखने लग जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन m है वो किसकी परमिटिविटी है, तो वो है मीडियम की परमिटिविटी, यानी जिस मीडियम में आप इसको रखते जाओगे उसकी परमिटिविटी उतनी चेंज होते जाएगी, या उसकी परमिटिविटी के हिसाब से उस परमिटिविटी की वैल्यू आप निकाल के रखते जाइए, और साथ ही साथ में आपका फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन चार्जेस के बीच में चेंज होते जाएगी। अच्छा, अब इतनी चीज तो हमें आसानी से समझ में आई। अब लेकिन बेसिकली हमने क्या करा कि जब हम दो चार्जेस को रखते हैं तो उनके चार्जेस के बीच में बेसिक मीडियम क्या होता है, बेसिक, तो वो बेसिक मीडियम जनरली हमेशा हमेशा क्या होता है, या तो एयर होती है। ठीक है, अच्छा, अब एयर होती है, तब हमने अब किसकी बात करी कि जब हमने ये देखा कि हम इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर को लेकर आ रहे। अच्छा, अब इसी को हम क्या करते गए, हम इसी को अंतरिक्ष में ले गए। अब अंतरिक्ष में ले गए तो इन दोनों के बीच में अब क्या था, तो वहां पर वैक्यूम हो गया। अब वहां पर उसकी परमिटिविटी, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा उसके बीच में डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, अब यहीं से एक प्रश्न और उठता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या हमारे स्पेस किसी भी मटेरियल से नहीं बना है, तो बिल्कुल गलत जवाब बच्चों। अगर कोई सोचता है कि स्पेस के बीच में, जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में कोई भी मैटर नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है, तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि अगर हम वहां पर जाते हैं तो यही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो वहां पर परमिटिविटी 0 हो जाना चाहिए, और परमिटिविटी 0 हो जाने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर वैल्यू 0 होती है तो किसी के बटे में 0 आ जाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो स्पेस में जाते से ही फोर्स की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम स्पेस में गए तो वहां मैटर है, कौन सा मैटर है ये हम अभी नहीं जानते। ठीक है, लेकिन मैटर है, ये फिनोमिना हमें, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि स्पेस में मैटर है। चलिए, ठीक है, तो यहां पर अब हम समझते हैं। तो जैसे जनरली हमने यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया, फिर स्पेस में ये इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो इन दोनों के फोर्सेस के बीच में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर एयर था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो एयर की डेंसिटी क्या होते जाएगी, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और एट लास्ट डेंसिटी खत्म हो जाएगी, एयर खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी वहां पर उनके बीच में क्या था, कुछ ना कुछ मैटर स्पेस में जरूर है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन एकदम इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है।
ठीक है। तो अब यहां पर हमने एक वर्ड बोला जिसको हमने बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या बोला? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए हमने एक वर्ड यूज करा जिसको बोला हमने एप्सिलॉन नॉट। यहां पर यही एप्सिलॉन नॉट, जब भी एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होगा कि जो मीडियम है वो या तो एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, तब यहां पर अब यही फॉर्मूला जो कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू है अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी हमने लेबोरेटरी में कुछ वैल्यूज जानी, तो इसकी वैल्यूज हमें कितनी पता चली, तो वो पता चली 9 × 10⁹। ठीक है, कितनी पता चली? 9 × 10⁹। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी यूनिट बना सकते हैं। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए सी की, तो इसको मैं इधर ले जाऊं, तो फोर्स की यूनिट क्या है? तो बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करना, फोर्स की यूनिट यहाँ पर क्या है? न्यूटन। ये इसके साथ में इधर जाएगा डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर दोनों चार्जेस है, तो दोनों चार्जेस का इंटू होगा तो कूलॉम बनेगा, तो कूलॉम स्क्वायर यानी कूलॉम का इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? तो C यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू। और इसी तरीके से हमने एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू निकाली इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। अब तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप बड़े आसानी से देखो समझ सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसको इधर ले जाऊंगा या फिर इसको इधर ले जाऊं, इसको नीचे ले आया, फिर उस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों के यूनिट में क्या होगा, तो इन दोनों की यूनिट एकदम एक दूसरे से डिफरेंस होगी। यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर था, इनवर्स था, तो यहाँ पर कूलॉम का स्क्वायर बन जाएगा, न्यूटन उसका इनवर्स और ये उसका इनवर्स। ठीक है, यहां से भी आप लोग समझ सकते हो क्योंकि इसकी हमको यूनिट निकालना थी। तो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग काफी अच्छे से इन चीजों को समझ गए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो एप्सिलॉन एम जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हालांकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई। अब यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है। ठीक है, मैं इसे पहले रफ कर देता हूं यहां तक, ये आप लोग देखिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे लिखते चलिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉपी पेन आपको यूज करें, स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप लिखते चलिए वीडियोस को पोस्ट करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये वैल्यूज याद हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब यहां तक हम इतनी बात तो समझ गए थे। अब लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आने लगी थी? हमारे सामने प्रॉब्लम ये आने लगी थी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब हमने निकाली थी तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? तो वो आई थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर की पावर -2। अब इस तरीके से हमारे पास में क्या आई थी? वैल्यूज आई थी। अब इसी तरीके से हमने क्या देखा? ग्लास की परमिटिविटी निकाली, इन सब की परमिटिविटी निकाली, तो बहुत सारी ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू आई जिसे याद रख पाना या समझ पाना या माइंड में इतनी बड़ी और इतनी छोटी वैल्यूज को क्या होना, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, टफ हो रहा था। तब यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला, वो क्या निकाला? रिलेटिव परमिटिविटी का। अब रिलेटिव परमिटिविटी का तो हमने क्या करा कि हमेशा जो हमने एक फोर्स को कंपेयर किया किससे? तो देखिए, सबसे पहले बात आप सब यहां पर समझने की कोशिश करना। रिलेटिव परमिटिविटी हमने क्या करा कि ये दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स था वो फोर्स था, ठीक है, वो फोर्स जितना भी, मतलब एक फोर्स आया, जैसे हमने इसको रखा, ठीक है, इन दोनों के बीच में इस मीडियम को रखा, तो फोर्स कितना हो गया? तो फोर्स इसका हाफ हो गया, आधा हो गया। तो इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई? आधा का मतलब कितना हो गया?
1/2। अब 1/2 का मतलब तो इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई, तो इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई 2। और ये 2 किसको बता रहा है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी बता रहा है। इसका मतलब क्या है, इस रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि जब फ्री स्पेस था तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था इस मीडियम के आने की वजह से वो हाफ हो गया। हाफ हो गया मतलब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये मीडियम के आने के बाद जो फ्री स्पेस में जो इनका बीच में जो फोर्स लग रहा था, इस मीडियम ने उस फोर्स को 2 गुना कम कर दिया। समझ में आया? ठीक है। अब अगर इसका क्या कर रहे हैं कि यहां पर फिर से समझिएगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स जितना भी था, इस मीडियम के आने की वजह से फोर्स क्या हो गया, 5 टाइम कम हो गया। अच्छा, 5 टाइम कम हो गया मतलब 1/5। ठीक है, तो इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 5। सभी समझ पा रहे हो? इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो गई, 5। यानी ये क्या, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें ये बताता है कि जब इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस थी और मीडियम के आने की वजह से उन दोनों का फोर्स कितने टाइम्स या कितने गुना कम हो गया, वो है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी हमें समझना ज्यादा आसान हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी से हमारे काम बड़े आसान हो गए। ठीक है, अब कैसे, सीधी सी बात है, अगर मैं बोलता हूं कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है तो आप क्या समझोगे, तो इस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी या इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मैंने बोला कि 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि जब 2 चार्जेस के बीच में एयर थी, इस मीडियम को रख देने के बाद उसकी जो नया फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा, यानी 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो सभी लोग? आ रहा है सभी को समझ में ना रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सेम यही थिंक हमने रिलेटिव डेंसिटी में भी यूज करी थी। ठीक है, तो यहां से क्या, यहां तक क्या था, अगर हम इनके सिंपल मीडियम की अगर इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते चलते तो हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि इसकी बहुत सारी फ्रैक्शनल वैल्यू आती। ठीक है, जिसको समझ पाना, जिसको याद रख पाना टफ काम था। ठीक है, तो अब हम यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना है हमेशा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ER, यानी रिलेटिव परमिटिविटी को हम ER से शो करेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये फॉर्मूला बनेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू EM बाय ER। अब यहां से हम एक और चीज बना सकते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? यहां तक अगर आप लोगों को, ठीक है, कहीं पर अगर मैंने सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को बोल दिया कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, ठीक है, क्या रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो मुझे इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताइए। तो रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 4 रखूंगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमको याद ही 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मीडियम की परमिटिविटी निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? एप्सिलॉन मतलब उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमें एक तो रिलेटिव परमिटिविटी आसानी से याद रख सकता हूं। अगर याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, अगर आप लोगों से जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, तो आप आसानी से उसको याद रख सकते हो। लेकिन इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू में आप लोगों को बताऊं तो याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, प्लस समझना भी उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें एक बढ़िया तरीके से एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम देता है कि जिसकी सहायता से आप उसको आसानी से याद कर पाओ, प्लस समझ पाओ कि रिलेटिव परमिटिविटी 2 हो गई। इसका मतलब क्या है कि फ्री स्पेस के मुकाबले उस मीडियम ने फोर्स को 2 गुना कम कर दिया। तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी का। साथ ही साथ में इस रिलेटिव परमिटिविटी की एक और खासियत है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि सेम यूनिट इसकी, सेम यूनिट इसकी, दोनों से यूनिट कैंसल।
तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी भी बनेगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई वीमा, ठीक है, कोई मतलब इसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। समझ पा रहे हो? चलिए, तो इस प्रकार से अब हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, फिर से देखिएगा कि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था। तो F इज इक्वल टू कूलम्ब कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर यहाँ था। फिर हमने देखा था कि कूलम्ब कांस्टेंट के ऊपर मीडियम का फर्क पड़ रहा था, तो वो हो गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम इस मीडियम की जगह पर अब हम एक और चीज क्या रख सकते हैं, तो वो रख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट, यानी इसकी जगह पर मैं ये देखो ये वैल्यू रख सकता हूँ EM की जगह पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब कैसे, तो अब यहां से देखिए ये फॉर्मूला और भी इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, इस पूरे की वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं। इस पूरे की वैल्यू हम लोग कितनी जानते हैं, दैट इज फिक्स वैल्यूज 9 × 10⁹ यूनिट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सिंपल होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 1/2 होगी, मतलब पॉइंट में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी वैल्यू होगी, लेकिन जो भी वैल्यू होगी बड़ी छोटी सी होगी। याद रखना आसान है, सीधे हम रखेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ जाएगी या फोर्स का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चल के हम देखेंगे कि इसी रिलेटिव परमिटिविटी को, इसी ER को हम कहीं कहीं पर, या अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे, ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी, मतलब इसकी जगह पर K देखने को मिलेगा। यानी यही फॉर्मूला आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसी को ER को ही हम K बोलते हैं और K को हम आगे जाके देखेंगे, इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा मैंने समझाया था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो आगे जाकर हम देखेंगे। तो यहां तक था हमारा कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी या मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, या हमारा फॉर्मूला किस तरीके से यहां तक इस वैल्यू तक पहुंचा, ये हमने सीखा। तो उम्मीद है बच्चों काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारे फिनोमिना समझ में आए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मेरा मेन मोटो आज की क्लास में आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ प्लस परमिटिविटी का मेन मीनिंग और रिलेटिव परमिटिविटी समझाना था। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मेरा ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग और इसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश हमेशा करता रहूं। ठीक है, धन्यवाद।